तो उसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ रिएक्शन तो सभी रिएक्शन में, in any reaction the energy exchange in any form, exothermic हो या endothermic हो, the energy exchange in any reaction is called heat of reaction. Heat of formation होता है when the energy exchange when one mole of any compound is formed from its element in the elemental state. That is called heat of formation. चलो देखते हैं एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो अपन को फॉर्म करना है, आप CO2 का फॉर्मेशन लीजिए, 1 मोल ऑफ CO2, तो आपको कार्बन और ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो गैस होता है लेकिन ये अपन को ग्रेफाइट लेना पड़ेगा। तो जो भी एनर्जी लिबरेट होगा यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ रिएक्शन, दैट इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। सो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिखते हैं अपन, दैट इज इक्वल टू माइनस C1, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर मान लो अपन को H2SO4 फॉर्म करना है, तो आपको हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, आपको सल्फर लेना पड़ेगा, आपको ऑक्सीजन लेना पड़ेगा, तो H2SO4 बनेगा। तो 1 मोल H2 और रोम्बिक सल्फर एलिमेंटल फॉर्म और 2 मोल ऑक्सीजन, तो बनेगा H2SO4। and the energy liberated in the reaction is heat of reaction, that is heat of formation. अब अगर मान लो अपने पास ऐसे गिफ्ट है, मैं अगर H2S गैस ले लेता हूँ और इसको O2 से रिएक्शन देता हूँ और H2SO4 बना देता हूँ, दिस इज H2SO4 which is formed। तो क्या मैं E3 ऐसे एनर्जी लिबरेट होता है तो इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन बोल सकता हूँ? तो अपन कहेंगे आप इसको हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? द रीजन इज H2S से बना है, बिकॉज ये H2S से बनाया, अपन ने एलिमेंट से नहीं बनाया। यहाँ पर मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन, जो यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकता हूँ, डेल्टा एच को हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकता था। हीट ऑफ रिएक्शन तो कभी भी बोल सकता हूँ, मैं हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकता हूँ, मैं हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकता हूँ। ये अपन अभी कंबशन क्लियर हो जाता है, दोनों ही हो सकते हैं। तो अपन कहेंगे यहाँ पर हीट ऑफ रिएक्शन तो है, दिस इज हीट ऑफ रिएक्शन, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4 भी हो सकता है। सो डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4, यहाँ पर इस केस में यह हीट ऑफ रिएक्शन तो हो सकता है लेकिन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता, बट डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो सकता, तो मना कर, क्योंकि आपने एलिमेंट्स यूज नहीं किया, तो वो हीट ऑफ फॉर्मेशन। मान लो अपन ऐसे कर ले, कोई दूसरा कंपाउंड ले लेते हैं अपन, Fe और O2 से Fe2O3 बनाते हैं। तो मैं कहूंगा ट्वाइस ऑफ Fe चाहिए, 3/2 O2 चाहिए। अपन कभी भी ना, जब भी कोई रिएक्शन लिखेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन का, उसमें फ्रैक्शनल नहीं ले सकते मोलर कोएफिशिएंट। आप मोलर कोएफिशिएंट को फ्रैक्शनल नहीं ले सकते, तो फिर अपन को इसका 4 लेना पड़ेगा। तो विल राइट दैट ऐसे बन जाएगा अपने पास, यहाँ पर हो जाएगा E4 ऑफ रिएक्शन। अपन ने ये प्रिपेयर तो किया लेकिन यहाँ अपन डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन नहीं हो गई, माइनस E4 कैनॉट बी द डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन। वो क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पर सॉलिड ले लिया, यहाँ पर गैस ले लिया और यहाँ पर सॉलिड बना भी लिया आपने, बट यहाँ पर आपने 2 मोल्स बनाए। तो ठीक है, अपन कहेंगे इसको ऐसे बोल देते हैं, अब तो हो जाएगा ना भाई, ये एनर्जी थी जो लिबरेट हुआ फॉर द 2 मोल्स, और आपने डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? बाय द डेफिनेशन वी रिक्वायर व्हेन 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो अपन ने क्या किया, डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू माइनस E4 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वी कैन राइट लाइक दैट, अपन ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट वी कैन से दैट, तो ये डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा।
डी लिख लेते हैं। अब डी में अपन कहेंगे, अभी मैंने सभी टाइप का हीट ऑफ फॉर्मेशन चेक कर लिया। मतलब आपसे जो भी वो पूछ सकते हैं, कभी आप एलिमेंट्स, यू नो दैट एलिमेंट में भी आप ना एलिमेंटल फॉर्म लेते हैं। अगर इसकी जगह मैं डायमंड लिखूं, कार्बन एंड डायमंड विद O2 विल गिव यू CO2, उसको भी हीट ऑफ फॉर्मेशन नहीं बोलूंगा, क्योंकि डायमंड इज नॉट अ एलिमेंटल, तो उसको भी नहीं लिखूंगा। तो एलिमेंटल फॉर्म होना कंपल्सरी है, कभी भी किसी का फॉर्मेशन करना है तुमको तो सर वो उसको सल्फर में आर का मतलब रोम्बिक है क्या? ऑब्वियसली रोम्बिक सल्फर, वही एलिमेंटल फॉर्म। तो दिस इज हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ combustion. Combustion is always exothermic phenomenon. Combustion कभी एंडोथर्मिक नहीं हो सकता। फॉर्मेशन तो एंडोथर्मिक भी हो सकता है, नो डाउट, तभी तो एक्सचेंज लिखा था, एनर्जी एक्सचेंज। बट कंबशन में हमेशा एनर्जी लिबरेट होगा। द एनर्जी लिबरेट when 1 mole of any substance is completely burnt, तो कंबशन है, और ऑक्सीडाइज भी लिख सकते हैं with excess of oxygen. So the energy liberated in the process is called heat of combustion. ये लिखते हैं। So carbon in a graphite form. Carbon in a graphite form reacts with O2 to convert into CO2. इसमें जो एनर्जी लिबरेट होगा ना, even that will be called as heat of combustion, क्योंकि अपन ने कार्बन का कंबशन किया ना, कंबशन ऑफ ग्रेफाइट। यहां पर अपन इसको हीट ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, और हीट ऑफ रिएक्शन भी बोल सकते हैं। मैं इसको फॉर्मेशन इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि ग्रेफाइट लिया, मान लो इसकी जगह ऐसे होता, ये डायमंड होता, और फिर मैं डायमंड को बर्न देता, ये भी CO2 बनाता, एनर्जी लिबरेट होता है E2। मैं इसको डेल्टा एच ऑफ कंबशन भी बोलता। दिस कैन बी, क्योंकि 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड अपन के, तो मैं डेल्टा एच ऑफ कंबशन बोलूंगा, फॉर्मेशन और डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। मैं इसको फॉर्मेशन नहीं बोल सकता CO2 का, क्योंकि ये एलिमेंट नहीं था, लेकिन मैं इसको डेल्टा एच ऑफ कंबशन बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने यहाँ कोई एलिमेंट वगैरह वर्ड थोड़ी यूज किया, आपने कहा 1 mole ऑफ एनी सब्सटेंस is completely react with oxygen. The energy liberated in the reaction is called heat of combustion. There is the heat of combustion. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो और एग्जांपल लिखते हैं थोड़ा हीट ऑफ कंबशन के। कुछ और एग्जांपल लिखेंगे अपन हीट ऑफ कंबशन के।
तो बी की बात करते हैं। अब कंबशन के लिए मान लो अपन CH4 लेते हैं, CH4 को रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ टू गेट CO2 प्लस H2। यहाँ पर कार्बन बनता लेकिन हाइड्रोजन 4 है, तो अपन ऐसे लिख लेते हैं। इसमें एनर्जी लिबरेट होता है सपोज अपन लिख सकते हैं डेल्टा H विल बी इक्वल टू माइनस E। देयर इज अ हीट ऑफ कंबशन। अब इसको अपन हीट ऑफ कंबशन बोल सकते हैं और हीट ऑफ रिएक्शन बोल सकते हैं। फॉर्मेशन कहीं है ही नहीं क्योंकि वन मोल अपन ने किसी को फॉर्म किया ही नहीं, तो डेल्टा H ऑफ रिएक्शन। उसी की बात कर लेते हैं। अगर अपन मान लो अज्यूम कर लेते हैं हमारे पास सल्फर है, मैं सल्फर को रिएक्ट करता हूँ, रोम्बिक सल्फर है, इसको ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं और इसको SO2 में कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी लिबरेटेड C3। तो विल राइट दैट इसको हीट ऑफ कंबशन बोलेंगे क्या? ये E4 ले लेता हूँ, E3 ऑलरेडी ले चुके हैं अपन। तो अपन कहेंगे ये E4 जो होगा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें कंबशन तो हुआ बट सल्फर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब है कि ये और ऑक्सीजन कंज्यूम ना करे, क्योंकि भाई कंप्लीटली ऑक्सीडाइज के लिए तो अपन को ऐसे करना होगा। सल्फर अगर कोई भी सल्फर हो, इसको O2 से रिएक्ट करूंगा तो ये SO3 बनाना चाहिए। अगर SO3 बनेगा तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हुआ सल्फर। हमें कैसे पता चलता है? ऑक्सीडेशन स्टेट से। भाई कोई भी एलिमेंट कब तक ऑक्सीजन को कंज्यूम करूंगा? जब तक कि उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आता, तब तक वो ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगा। और अपन ने डेफिनेशन में क्या लिखा है कि भाई किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन से तब तक रिएक्ट करो जो जब तक कि वो कंप्लीटली रिएक्ट ना कर जाए। यहाँ पर सल्फर कंप्लीटली रिएक्ट नहीं किया था, इसलिए वो हीट ऑफ कंबशन नहीं है। अपन इसको ऐसे लिख सकते थे, दिस इज नॉट अ हीट ऑफ कंबशन बट इट कैन बी हीट ऑफ रिएक्शन, इवन इट कैन बी हीट ऑफ फॉर्मेशन, क्योंकि आपने रोम्बिक लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ व्हाट? SO2। तो यहाँ अगर E5 है तो अपन इसे हीट ऑफ कंबशन भी लिखेंगे माइनस E5। अब ये कंबशन भी है, रिएक्शन भी है और फॉर्मेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिए हुए, एलिमेंट तो यहाँ भी लिए हुए थे, इसलिए अपन ने SO2 का फॉर्मेशन बोला। ये सॉलिड होगा, रोम्बिक सल्फर है। तो ठीक है, इसको अपन लिख सकते हैं हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ रिएक्शन एंड हीट ऑफ फॉर्मेशन। यार दैट इज व्हाट द हीट ऑफ कंबशन। तो कंबशन ऑफ किसी भी रिएक्शन को जिसमें ऑक्सीजन ऐड करोगे उसको कंबशन बोलोगे। जैसे ये H2 बनाया करना है, हीट लिबरेट को, तो इसमें तो हीट ऑफ कंबशन भी है, इसको E6 कर लेता हूं। हीट ऑफ कंबशन भी है, सो दिस इज हीट ऑफ कंबशन, हेट ऑफ रिएक्शन और हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये सभी। So we got that what is heat of formation. Similarly, we can write that heat of sublimation. चलो heat of sublimation देखें। ठीक है, वो कह रहे हैं कि हाफ O2 कैसे लिखा आपने? आप कह रहे थे कि मोलर कोफिशिएंट को हाफ नहीं कर सकते, मत करो, तो ऐसे लिख लेना, इसको आप ऐसे कर लेना। ये लो,
इसको ऐसे कर लेना। हाँ, तो आप इसको ऐसे कर लेना और बाद में इसको ऐसे कर देंगे कंप्रेशन, क्योंकि या तो 2 मोल H2 का कंप्रेशन हो गया तो 1 मोल का कितना होगा, राइट। 1 मिनट रुकना। तो अपन उसे डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं, तो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हो जाएगा कंप्रेशन। 1 मोल के लिए कितना होगा तो बता देंगे। अच्छा, ये सारे वैल्यूज अपन को ना पर मोल गिवन होंगे, ध्यान रखना। डेल्टा एच के सारे वैल्यूज अपन को पर मोल गिवन होंगे। तो नेक्स्ट वी कैन राइट इज रेट ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो एंडोथर्मिक ही होगा, तो अपन लिखेंगे द एनर्जी रिक्वायर्ड, इट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। एनर्जी रिक्वायर्ड, एक सेकंड रुकिए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 mole of any solid into gaseous state. The energy required to convert 1 mole of any solid into the gaseous state without going into the liquid state when heated above its boiling point. Its boiling point. So we'll write that by H2O है solid, ice ले लेते हैं और इसे greater than 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर देते हैं, तो ये सीधा H2O वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब अगर अपन किसी पैन पे कोई पैन ले लेते हैं अपन ऐसे और उस पे आइस क्यूब को रख देते हैं और ये पैन इज हीटेड एट 110 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको हीट कर लेते हैं, तो ये आइस क्यूब मेल्ट नहीं होगा, ये सीधा वेपर में जाएगा, तो इसमें मेल्ट होके लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता है, तो सीधा वेपर में जाता है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसमें जो डेल्टा एच होगा दैट इज डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन विल बी ग्रेटर देन 0 क्योंकि अपन इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड हीट ऑफ सब्लिमेशन। तो जब अपन सब्लिमाइज करते हैं तो कोई भी सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा और लिक्विड विल गेट कन्वर्ट इनटू गैस, तो इसको तो अपन मेल्टिंग बोलते हैं, इसको तो अपन मेल्टिंग बोलते हैं, इसको अपन वेपराइजेशन बोलेंगे। ये डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन हो जाएगा, और अगर डायरेक्टली यहां से यहां जाएंगे तो सब्लिमेशन हो जाएगा। तो अगर किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बोलते हैं, राइट, डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। और अगर लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है तो डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और अगर सब्लिमाइज करोगे डायरेक्टली सॉलिड से गैस में तो उसको डेल्टा एच ऑफ सब्लिमेशन बोलते हैं। तो इसका मतलब है वी कैन राइट दैट, say that delta H of sublimation will be equal to delta H of fusion, that is melting, plus delta H of vaporization. We can write this. ये बता सकते हैं heat of sublimation. अब अपन लिख सकते हैं heat of neutralization.
ना, हीट ऑफ हाइड्रेशन भी होता है, बट वी नो दैट हीट ऑफ हाइड्रेशन वगैरह कुछ कुछ अपन ने पहले पढ़ रखा है। न्यूट्रलाइजेशन को देख ले, वैसे तो अपन ने पहले ये भी पढ़ रखा था, सब्लिमेशन, जब अपन ने बॉर्न-हाइबर साइकिल पढ़ा था इन केमिकल बॉन्डिंग। नेक्स्ट पेज पे जाता हूं। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पढ़ते हैं। सर एक सेकंड दिखाना। सर ये सॉलिड टू लिक्विड टू गैस वाला वापस से बता सकते हो क्या? आइस को अगर वाटर में कन्वर्ट करोगे तो मेल्ट करोगे, और वाटर को अगर वेपर्स में कन्वर्ट करोगे तो वेपराइज करोगे। तो अगर आइस को सीधा वेपर में कन्वर्ट करना है तो इसको सब्लिमेशन बोलते हैं। ओके सर, सर हो गया। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में विल राइट when one equivalent of acid is completely neutralized with one equivalent of base. Base. Then the energy exchange in the reaction. Energy exchange in reaction. In reaction is called heat. आपने 2 बार लिखी। क्या लिख दिया? The energy. Then the energy exchange in the reaction. तो लिख लेते ना तुम एक बार। Energy exchange in the reaction. A reaction is called heat of reaction. Heat of neutralization. ये हो गया। ठीक है। अभी what happen when any strong acid neutralized one equivalent of any base, इसको भी one equivalent लिख सकते हैं, any one equivalent of acid है, neutralized one equivalent of base, the energy liberated is always is always 13.7 kilocalories per equivalent. तो
व्हाट वी से दैट, जैसे अब स्ट्रॉन्ग एसिड भी पता है अपन को, स्ट्रॉन्ग बेस भी पता है, और ये भी स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस। जब कभी भी, तो वी आर गोइंग टू राइट दैट एग्जांपल, अगर अपन कोई भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें और उसको स्ट्रॉन्ग, कोई भी HNO3 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, HI भी हो सकता है, HBr, HClO4, कोई भी हो सकता है। When we treat with a strong base, the energy liberated is in the reaction is called heat of neutralization. So जब भी किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से न्यूट्रलाइज करोगे तो इतना एनर्जी लिबरेट होता है। सो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -13.7 किलो कैलोरीज पर इक्विलिब्रियम। तो इतना एनर्जी लिबरेट होता है, अच्छा खासा एनर्जी होता है ये, बट बहुत हाई तो नहीं होता है, बट इट इज, मतलब काफी अच्छा एनर्जी होता है ये। सो इसका मतलब ये है कि अगर मैं जिस बीकर में HCl प्रेजेंट है, अगर उसमें NaOH डालूंगा तो बीकर में एनर्जी लिबरेट होनी चाहिए। तो एनर्जी अगर लिबरेट होगी तो सोल्यूशन को हीट अप होना चाहिए, फिर तो बिल्कुल होता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए अपन को समझ में नहीं आता, बट ऐसा होता है। जब भी अपन HCl में NaOH को ऐड करेंगे तो एनर्जी लिबरेट होता है, बट द एनर्जी इज लॉस्ट इन द सराउंडिंग, इसलिए वो अपन को समझ में नहीं आता है, बट वहां पर हीट अप होता है सोल्यूशन। तो अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, एनी एसिड, strong acid and any strong base, अगर इनका रिएक्शन अपन करेंगे तो विल गेट 13.7 किलो कैलोरीज ऑफ हीट इज लिबरेटेड। इतना एनर्जी लिबरेट। इफ any of the acid or base is weak, अगर इन दोनों में से कोई एक वीक ले लें, then energy liberated in the reaction, energy liberated in neutralization reaction, in neutralization reaction, the energy liberated in the neutralization reaction will decrease, will decrease. Will decrease because some amount of energy is used, amount of energy is used in ionization of weak acid, of weak। तो वीक एसिड हो या वीक बेस हो, उसके आयनाइजेशन में कुछ तो एनर्जी यूज हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और मैंने इसको रिएक्ट करवाया NaOH के साथ, तो आई गॉट दैट CH3CONA प्लस H2। दिस इज अ वीक एसिड। अगर इसको आयनाइज करने के लिए मुझे एनर्जी देना पड़ा रिएक्शन में, आयनाइज मतलब H+ आयन और नेगेटिव आयन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे एनर्जी यूज करनी पड़ी, तो फिर यहाँ पर एनर्जी लिबरेट कम होगा। अपन अज्यूम कर लेते हैं, मान लो यहाँ पर 11.5 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड, तो इसका रिएक्शन तो डेल्टा H विल बी इक्वल टू, इसका आयनाइजेशन एनर्जी विल बी, अपन कैलकुलेट करके बता सकते हैं। तो अभी तो इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन तो ये हो जाएगा किलो कैलोरीज, अगर आपने एनर्जी लिखा। देयरफॉर आई कैन से दैट द आयनाइजेशन एनर्जी of CH3COH इज इक्वल टू, भाई आना चाहिए था एनर्जी 13.7, लेकिन आया 11.5, तो बाकी एनर्जी कहाँ गया इसको आयनाइज करने में? तो लिख देते हैं भाई, ठीक है।
2.2 kilocalories is the energy which is used to ionize this. उसी की वजह से तो ये कम हो गया. तो अगर अपन किसी भी वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस से या स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसको आयनाइज करने में कुछ एनर्जी यूज हो जाती है, तो फिर लिबरेट एनर्जी कम होती है. ऐसे ही जैसे अपन ने वीक एसिड लिया और स्ट्रॉन्ग बेस लिया, वैसे अपन स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस भी ले सकते थे, ये दोनों भी वीक ले सकते हैं, तो दोनों को आयनाइज करने के लिए एनर्जी यूज होगी, तो यहाँ और कम हो जाएगी एनर्जी. अगर दोनों ही वीक होंगे तो फिर दोनों को आयनाइज करना पड़ेगा, तब तो यहाँ बहुत कम एनर्जी लिबरेट होगा. तो अपन ऐसे भी बोल सकते हैं. एक क्वेश्चन लिख लेते हैं. जैसे एक क्वेश्चन में गिवन है मुझे कि भाई अब इसी से अपन दोनों को वीक लेके एक क्वेश्चन बना देते हैं. अब एक क्वेश्चन बनाता हूं और उसमें आप मुझे बताना कि कैसे अपन बताएंगे दोनों के केस में. तो विल राइट दैट. यहाँ पर अपन ने जैसे लिखा हुआ है, विल से दैट व्हेन CH3COH is neutralized with NaOH, the energy liberated is 11.5 kilocalories, and when the ammonium hydroxide is neutralized with HCl, the energy liberated is suppose कर लेते हैं अपन, that is 12 kilocalories. Calculate the energy liberated. The energy liberated when acetic acid, that's a weak acid, is neutralized with weak base ammonium hydroxide ले लेता हूं. तो अभी अपन को क्या करना पड़ेगा रिएक्शन के लिए, मुझे रिएक्शन इस रिएक्शन का एनर्जी बताना है. एसिडिक एसिड को अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करूंगा तो आई गेट अमोनियम एसेटेट बोलते हैं अपन उसे, एसिड बेस रिएक्शन है, प्लस H2O. दैट इज व्हाट वी गेट. तो अपन को इस रिएक्शन में कितना एनर्जी लिबरेट होगा वो बताना है. अब अपन कहेंगे इसमें ई अपन को बताना है कितना होगा. अपन को एक बात पता है कि अगर ये दोनों ही स्ट्रांग होते तो ई का वैल्यू 13.7 होता. अगर दोनों में से कोई एक वीक होता तो ई का वैल्यू कम होता, और अगर दोनों ही वीक है तो तब तो ई का वैल्यू बहुत कम होगा. तो अपन ने इस कंसेप्ट को तो यूज कर ही लेंगे. ये जो अपन को गिवन है, अपन को पता है भाई इसके आयनाइज के लिए कितना एनर्जी यूज करना होता है. ये सेम डाटा आपने क्वेश्चन में भी दिया हुआ है 11.5, है ना. तो अब किसी ने तो आंसर भी बता दिया मुझे, किसी ने मतलब कि आंसर आ गया अपने पास, सॉल्व करके बता दिया अपन को. तो किसी ने तो आंसर बता दिया अपन को. तो चलो देखते हैं अपन, है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. अपन को एक बात पता है कि आपने आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ
CH3 COH कितना है? 2.2 किलो कैलोरीज. सिमिलरली आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और ये 2.2 कैसा आया मुझे बताने की जरूरत नहीं. ये 13.7 था, आपने 11.5 माइनस कर दिया तो 2.2 आ गया. इसके लिए आपको 13.7 आना चाहिए था, लेकिन आ रहा है कितना? 12 आ रहा है. इसका मतलब है दिस विल बी इक्वल टू 1.7 किलो कैलोरीज. So the total ionization energy will be equal to कितना हो गया? 2.2 और 1.7, ये हो गया अपने पास 3.9. Therefore, right ना, heat of neutralization. अगर दोनों स्ट्रांग होते तो 13.7 आता, लेकिन इतना कम आएगा बिकॉज दोनों को आयनाइज करना पड़ा. इतना कम आएगा बिकॉज दोनों को आयनाइज करना पड़ा. तो ठीक है भाई, 13.7 से 3.9 माइनस कर लेते हैं, है ना. तो 8 हो गया और इधर 12 और माइनस 3 हो गया 9. ये आ गया, ये आ गया अपने पास. अब किसी को डाउट है तो बताऊंगा. सर ये 13.7 क्या हमेशा फिक्स्ड रहेगा? हाँ वो तो ये लिखा ना. तो ये आप देख लो. तो अब एक बात और डिस्कस करेंगे. इफ a diprotic acid is used, अगर मैं डाइप्रोटिक एसिड को यूज करूँ तो पहले अपन एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं. अपने पास H2SO4 है और NaOH के साथ रिएक्ट करवाते हैं. मेरे पास Na2SO4 बनेगा और H2O बनेगा. अगर एक H प्लस आइन एक OH माइनस आइन से रिएक्ट करता है तो एनर्जी आता है 13.7. अगर एक H प्लस आइन स्ट्रॉन्ग एसिड से एक OH माइनस आइन ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस से रिएक्ट करेगा तो 13.7 आता है. अगर इसमें तो 2 H प्लस आइन है और 2 H से रिएक्ट करेंगे तो अपन को एनर्जी लिबरेट ट्वाइस होगा. किलो कैलोरीज पर मिनट इतना एनर्जी लिबरेट होगा. एक H प्लस आइन एक OH माइनस आइन से रिएक्ट करता है तो वी गेट दिस. यहाँ पर अपन ने लास्ट पेज में यही तो लिखा था. अब एक्वस सॉल्यूशन में HCl तो ऐसे होगा,
एक्वस सोल्यूशन में, और सोडियम आयन ऐसे होगा, सोडियम आयन ऐसे होगा, NaOH मतलब NaOH ऐसे होगा। अब एक्वस सोल्यूशन में तो वो आयंस के फॉर्म में होंगे, और ये भी आयंस के फॉर्म में होंगे। तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, जब एक H प्लस आयन दूसरे OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करेगा टू फॉर्म वाटर, इतना एनर्जी लिबरेट होता है। ठीक है, तो डाइप्रोटिक का मतलब जो 2 प्रोटॉन देता होगा वो डाइप्रोटिक है। बहुत सारे डाइप्रोटिक हो सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग ले लिया आपने, जैसे डाइप्रोटिक एसिड H2SO4, H2C2O4, H2S, H2CO3, दे आर डाइप्रोटिक एसिड्स जो 2 प्रोटॉन देते हैं। तो अगर मान लो मैंने डाइप्रोटिक एसिड्स, अब ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, तो आपने सीधे डबल कर दिया। इफ अ वीक एसिड इज यूज्ड, if weak diprotic acid is used, acid is used, तो अगर मान लो मैंने H2C2O4 को, ऑक्जेलिक एसिड है, इसको NaOH से रिएक्ट करवा, जब इसको न्यूट्रलाइज किया तो आई गॉट ऑक्जेलेट, सोडियम ऑक्जेलेट प्लस H2, and the energy liberated in the reaction is, suppose मुझे गिवन है 24 किलो कैलोरीज, इतना एनर्जी लिबरेट होता है। कैलकुलेट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो अपन क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड इज इक्वल टू हो जाएगा, this is nothing but the enthalpy of reaction, है, we know that, delta H of reaction minus 24 kilocalories। तो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्जेलिक एसिड होना चाहिए था कितना इसको लिबरेट, 27.4, 13.7। और आ कितना रहा है 24, तो कितना आ गया 3.4 किलो कैलोरीज। दिस इज द एनर्जी लिबरेटेड, दिस इज द एनर्जी लिबरेटेड। दिस इज द एनर्जी लिबरेटेड। दिस इज द एनर्जी लिबरेटेड। अब कभी कभी ऐसे भी होता है, अगर अपन को पता है, वी नो दैट डेल्टा H इज इक्वल टू होता है QP, और QP होता है NCP डेल्टा T। तो अगर मुझे इस प्रोसेस का डेल्टा CP गिवन हो क्वेश्चन में, तो डेल्टा CP तो अपन को पता है, अपन कैसे करते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि टेम्परेचर चेंज कितना होगा। भाई डेल्टा H आपने दे दिया मुझे, ये कैलोरीज में दे दो तो मुझे रिएक्शन का CP ऑफ द रिएक्शन, तो मैं बता सकता हूँ कि इस रिएक्शन को कितने टेम्परेचर पे आपने किया था, तो कितना टेम्परेचर या टेम्परेचर चेंज कितना आया डायरेक्टली बता देंगे, कितना टेम्परेचर चेंज आएगा ये अपन बता देंगे। ये लो, अपन बता सकते हैं कितना हीट होगा, कितना टेम्परेचर चेंज आने वाला, तो कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, बट उसके लिए मुझे स्पेसिफिक हीट चाहिए।
तो वो क्वेश्चन में अगर गिवन होता तो अपन कैलकुलेट। वैसे तो न्यूट्रलाइजेशन का ही कोई रिएक्शन देंगे अपन को, जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के क्वेश्चन के फॉर्म में ही तो पढ़ रहे हैं सारा कुछ। This is about the heat of neutralization. Next we'll write बाकी heat of dissociation, like that, we know that. Heat of dissociation. Energy required